Hello students, Vande Mataram. Welcome to all of you in the session number 9, last session of chapter number 14, respiration in plants. Now in today's session we discussed about the amphibolic pathway. Amphi का मतलब ही होता है dual. So dual pathway. So first of all introductory part हम लोग डिस्कस करते हैं. So in earlier session, as I says that glucose is favored substrate for the respiration. प्रोटीन, लिपिड, फैट, इन सबके कंपैरिजन में ग्लूकोज जो है वो रेस्पिरेशन के लिए सबसे सूटेबल सबस्ट्रेट कंसिडर किया जाता है बिकॉज नेचर वाइज वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट. सो ऑल कार्बोहाइड्रेट are usually first converted into the glucose before they are used for respiration. अब आपको मैं एक बात बता दूं, रेस्पिरेशन के अंदर कोई भी कार्बोहाइड्रेट को एंटर होना हो तो सबसे पहले उसको अपने सिंपल फॉर्म में आना पड़ता है. तो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म आप सबको पता है, मोनोसैकेराइड. सो फिर चाहे वो स्टार्च हो, ग्लाइकोजन हो, सेल्यूलोज हो, सुक्रोज हो, माल्टोज हो, लैक्टोज हो, ये सब डाइसेकेराइड या तो पॉलीसेकेराइड है. सभी को पहले किस में कन्वर्ट होना पड़ता है? सिंपल शुगर, और जिसका नाम है मोनोसेकेराइड्स, और उसी का एक एग्जांपल है ग्लूकोज. ओके, दूसरे कोई भी सबस्ट्रेट कैन ऑल्सो बी रेस्पायर्ड. दूसरे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट का भी आप रेस्पिरेशन के अंदर एज अ सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन कर सकते हो, एज हैज बीन मेंशन अर्लियर, बट देन दे डू नॉट enter the respiratory pathway at the first step. तो ग्लूकोज के अलावा कोई भी पाथवे फर्स्ट स्टेप से अंदर, या तो कोई भी सबस्ट्रेट फर्स्ट स्टेप से आप एंटर नहीं करवा सकते. हाँ, दूसरे नंबर ऑफ सबस्ट्रेट को आप ऐड करवा सकते हो, पर इंटरमीडिएट स्टेज के अंदर, जैसे मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा. नाउ सी फिगर टू सी द पॉइंट ऑफ एंट्री ऑफ डिफरेंट सबस्ट्रेट इन द रेस्पिरेटरी पाथवे. तो रेस्पिरेटरी पाथवे के सबस्ट्रेट के अंदर के एंट्री आपको ये डायग्राम के अंदर दिख रही है. नाउ कार्बोहाइड्रेट जो है वो इनिशियली फर्स्ट स्टेप से ही एंटर हो रहा, बट फैट की आप बात करो तो वो सीधा एसिटाइल कोएंजाइम ए से एंटर हो रहा. प्रोटीन के एमिनो एसिड्स की बात करो तो वो सीधा पायरुविक एसिड से रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर हो रहा. सो कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट स्टेप से एंटर हो सकता है, बाकी के जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट है उनको कहीं ना कहीं इंटरमीडिएट स्टेजेस से अंदर एंटर होना पड़ेगा. सो सबसे पहले फैट की बात करो तो फैट भी एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, तो फैट को भी कंपलसरी अपने सिंपलर फॉर्म में ब्रोक डाउन होना है, जैसे कि ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड. सो अगर आप फैटी एसिड को रेस्पिरेशन करवाना चाहते हो, if fatty acid were to be respired, then would first be degraded to the acetyl coenzyme A and then enter into the pathway. तो हम लोग डायग्राम देखते हैं कि पहले फैट का कन्वर्जन हुआ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल. अब अगर फैटी एसिड को रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर होना है तो सबसे पहले एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होना है, तब जाकर के वो पाथवे के अंदर एंटर हो पाएगा, जैसे आपको डायग्राम के अंदर दिख रहा है. नाउ सेकेंड है ग्लिसरॉल. अगर ग्लिसरॉल वुड एंटर द पाथवे आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड टू द पीजीएल, तो सबसे पहले ग्लिसरॉल को अगर एंटर होना हो तो भी उसे किस में कन्वर्ट होना पड़ता है? पीजीएल, मतलब डीएचएपी में कन्वर्ट होगा पहले, और डीएचएपी किस में कन्वर्ट होगा? पीजीएल में. देन आफ्टर ये रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर ग्लिसरॉल एंटर हो पाता. सेम टू सेम बात कर लेते हैं प्रोटीन की. द प्रोटीन, तो प्रोटीन मतलब एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, would be degraded by protease enzymes, and protease enzymes की अगर प्रोटीन के ऊपर इफेक्ट होती है तो पेप्टाइड बॉन्ड टूटेंगे, और जितने भी इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स हैं आफ्टर डीएमिनेशन, डीएमिनेशन का मतलब है एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर्स को डिग्रेड कर देना. सो इंडिविजुअल एमिनो एसिड्स डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रक्चर वुड एंटर्स द पाथवे एट सम स्टेजेस विद इन द क्रेब्स साइकिल और इवन एज अ पायरुवेट और एसिटाइल कोएंजाइम ए. तो अब आप प्रोटीन का स्ट्रक्चर देखो, तो प्रोटीन को भी सबसे पहले उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट होना है, जिसका नाम है एमिनो एसिड, और ये एमिनो एसिड्स ज़्यादातर पायरुविक एसिड में अपने आप को कन्वर्ट करेंगे एंड देन वो रेस्पिरेटरी पाथवे के अंदर एंटर
हो सकते हैं। तो तीनों के अंदर आपने एक ही कॉमन प्रोसेस देखी है कि पहले उसके कॉम्प्लेक्स फॉर्म को किस में कन्वर्ट किया जाता है, सिंपलर फॉर्म में। सो कॉम्प्लेक्स का जब सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो आपको पता है वो रेस्पिरेटरी पाथवे का नाम है कैटाबोलिक रेस्पिरेटरी पाथवे। कैटाबोलिक मतलब कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का एंजाइम के सपोर्ट से सिंपलर सब्सटेंस के अंदर होने वाला कन्वर्जन। नाउ सिंस रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स breakdown of substrate, respiratory process has traditionally been considered as a catabolic pathway and respiratory pathway as a catabolic pathway. तो ये प्रोसेस का नाम है कैटाबोलिक प्रोसेस और जो पाथवे इसके लिए यूज हो रहा है उसका नाम है कैटाबोलिक पाथवे। बट इज दिस अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? ये अंडरस्टैंडिंग करेक्ट है? हमें जो प्रिंसिपल पता है उसके हिसाब से तो पूरा का पूरा करेक्ट है। बट वी हैव डिस्कस्ड अबोव at which point in the respiratory pathway different substrate would enter if there were to be respired and used to derive the energy. अब मैंने पहले ही आपको बताया था कि अलग अलग सबस्ट्रेट को एनर्जी रिलीज करने के लिए अगर ये कैटाबोलिक पाथवे में एंटर होना है तो वो अलग अलग स्टेप्स से एंटर होंगे। जैसे एसिटाइल कोएंजाइम से कोई एंटर होगा, कोई पायरुविक एसिड से, कोई PGAL से एंटर होगा। फर्स्ट स्टेप से इन लोगों की एंट्री कभी भी पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इट इज दैट दिस वेरी कंपाउंड्स दैट वुड बी विड्रॉ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सीड सबस्ट्रेट। अब चलो मैंने ऐसा बोला था कि वे फैट को तोड़ के फैटी एसिड और ग्लिसरॉल बनाएंगे ताकि फैटी एसिड और ग्लिसरॉल अलग अलग इंटरमीडिएट स्टेजेस से रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर हो सकते हैं। बट बॉडी के अंदर जब हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को रेस्पायर्ड न करना हो और इन दोनों को जोड़ के हमें फैट बनाना हो, सेम टू सेम प्रोटीन की बात कर लो कि भाई एमिनो एसिड्स को जोड़ के हमें प्रोटीन्स बनाना, तो उस टाइम पे रेस्पिरेटरी पाथवे से ये एसिटाइल कोएंजाइम ए नाम का स्टेज ही आप हटा दो तो फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये DHAP या तो PGL वाला स्टेप ही अगर विड्रॉ हो जाता है तो ग्लिसरॉल का कंसंट्रेशन बढ़ेगा। अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल के बीच में आप एस्टर बॉन्ड जोड़ दो, क्या प्रिपेयर होगा? फैट। तो जब फैट प्रिपेयर होगा तब रास्ता होगा सिंपल से क्या बना? कॉम्प्लेक्स। अब आप ये पायरुविक एसिड वाला ही स्टेज पाथवे से विड्रॉ कर दो तो एमिनो एसिड्स के नंबर बढ़ेंगे। सभी को एक दूसरे के साथ पेप्टाइड बॉन्ड से अगर आप जोड़ देते हो देन सिंपल से क्या बना? कॉम्प्लेक्स। और आपको पता है जब सब्सटेंस सिंपल से कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट होता है तो वो पाथवे को कैटाबोलिक नहीं बल्कि क्या बोला जाता है? एनाबोलिक। सो हेंस फैटी एसिड वुड बी ब्रोकन डाउन टू एसिटाइल कोएंजाइम ए बिफोर एंटरिंग द रेस्पिरेटरी पाथवे व्हेन इट इज यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट। अगर वो एज अ सबस्ट्रेट यूज हो रहा है तो नो डाउट फैटी एसिड एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा और रेस्पिरेटरी पाथवे में एंटर हो जाएगा। बट द ऑर्गेनिज्म नीड्स टू सिंथेसाइज अ फैटी एसिड। तो फैटी एसिड जब सिंथेसाइज करना हो ऑर्गेनिजम्स को, सो एसिटाइल कोएंजाइम ए वुड बी विड्रॉ फ्रॉम द रेस्पिरेटरी पाथवे फॉर इट। तो पाथवे से एसिटाइल कोएंजाइम ए विड्रॉ हो जाएगा तो सोचो फैटी एसिड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, ग्लिसरॉल के साथ वो जुड़ेगा और बॉडी के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा? फैट का। Hence, respiratory pathway comes into the picture both during breakdown and synthesis of fatty acid. तो फैटी एसिड का जब ब्रेकडाउन करना हो तब भी, फैटी एसिड को जब सिंथेसाइज करना हो तब भी, दोनों टाइम पे कौन पिक्चर में आता है? रेस्पिरेटरी पाथवे। एक टाइम पे कैटाबोलिज्म का काम करता है, दूसरे टाइम पे एनाबोलिज्म का। सो सिमिलरली ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टू, तो प्रोटीन के टाइम पे भी ऐसा ही पिक्चर में रेस्पिरेटरी पाथवे आएगा। So respiratory intermediate forms the link. So breaking down process within the living system is catabolism and synthesis is the anabolism. Preparation के लिए anabolism और तोड़ने के लिए catabolism. So because the respiratory pathway is involved in both anabolism and catabolism. So anabolism हो या catabolism हो, दोनों के अंदर respiratory pathway का ही involvement हो रहा। सो कोई एक नाम नहीं दे सकते कि भाई रेस्पिरेटरी पाथवे खाली एनाबोलिज्म ही है, कैटाबोलिज्म ही है,
Instead of, it would hence be better to consider the respiratory pathway as an amphibolic pathway rather than a catabolic one. तो रेस्पिरेटरी पाथवे को खाली कैटाबोलिक बोलने से अच्छा है हम लोग एम्फीबोलिक बोले, क्योंकि आपको मैंने रीज़न बताया कि वो कैटाबोलिज्म और एनाबोलिज्म दोनों टाइम पे पिक्चर में आएगा. एंड ये चैप्टर का लास्ट पॉइंट रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में RQ के नाम से भी जाना जाता है. सो रेस्पिरेशन का एक अनदर एस्पेक्ट है RQ, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट. ओके, नाउ वी नो दैट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रेस्पिरेशन, और वो भी स्पेशली एरोबिक रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन कंज्यूम होता है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है. तो कितना कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम हुआ, दोनों के बीच का अगर आप रेशियो ले लो तो वो रेशियो की जो वैल्यू मिलेगी उसे बोला जाता है RQ. सो रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड इन रेस्पिरेशन इज कॉल्ड द रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट और रेस्पिरेटरी रेशियो, जिसका ये आपको फॉर्मूला दिख रहा है कि भाई RQ इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व divided by volume of oxygen consumed but during the time of respiration. Now respiratory quotient किसी भी substrate का RQ, so RQ depends upon the type of respiratory substrate used during respiration. कि भाई आपने कार्बोहाइड्रेट यूज किया है, प्रोटीन है, फैट है, कौन है, उसके हिसाब से रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट अलग अलग होगा. दूसरा, अमाउंट ऑफ CO2 प्रेजेंट इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, कि भाई रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के अंदर CO2 कितना है उसके ऊपर भी डिपेंडेंस होगा. एंड नंबर 3, रेट टू विच सबस्ट्रेट इज ब्रोकन डाउन, तो सबस्ट्रेट का तोड़ने का स्पीड या तो रेट कितना है. तो ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड्स होगा कि सब्सटेंस का RQ कितना हो सकता है. पहला एग्जांपल ले लेते हैं कार्बोहाइड्रेट का. सो व्हेन कार्बोहाइड्रेट आर यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट and are completely oxidized, RQ will be 1. Listen, कार्बोहाइड्रेट अगर completely oxidized होगा तो RQ 1 है, because equal amount of CO2 and O2 are evolved and consumed. जितना CO2 इवॉल्व होगा उतना ही ऑक्सीजन यूज्ड हुआ, इसीलिए कार्बोहाइड्रेट का RQ कितना होता है 1. जैसे आपको ये है रेस्पिरेशन का इक्वेशन, तो एक ग्लूकोज को तोड़ने के लिए 6 O2 यूज किए, सामने 6 CO2 मिल भी गए, तो 6 CO2 डिवाइडेड बाई 6 O2, RQ कितना हो गया 1. तो एग्जांपल्स मैंने कुछ लिखे हुए हैं कि जर्मिनेटिंग सीड है, ओट, व्हीट, बार्ली, पेडिग्रीन्स, ग्रीन लीव्स, कैप्टिन डार्क, ट्यूबर्स, राइजोम. तो इन सभी का RQ आपको कितना मिलेगा 1. एग्जांपल नंबर 2, फैट. सो व्हेन फैट आर यूज्ड इन द रेस्पिरेशन RQ इज ऑलवेज लेस देन 1. लिसन, तो जब भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की वैल्यू 1 आती है तो हमें उससे क्या नाम दे सकते हैं, यूनिटी. कि भाई 1 अगर है तो उसे बोल सकते हैं यूनिटी, बट फैट का तो लेस देन 1 है, तो लेस देन 1 के पीछे का रीजन. सो दिस वुड मीन दैट देयर इज अ मच लेस ऑक्सीजन इन द कंस्टिट्यूशन ऑफ फैट. अब आपको मैंने चैप्टर नंबर 9 के अंदर भी बताया था कि फैट के अंदर ऑक्सीजन का कंस्टिट्यूशन बहुत ही कम होता है एज कंपेयर टू दैट इन द कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट में नियर अबाउट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो कंटेंट है वो आप लोगों को इक्वेशन के अंदर दिख रहा है कि भाई 2:1 का होता है, पर हाइड्रोजन लिपिड के अंदर ज़्यादा होते हैं और ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल्स बहुत ही कम है. तो खुद के पास ही ऑक्सीजन कम है, सो दे नीड मोर ऑक्सीजन फॉर द रेस्पिरेशन. उसको एटमॉस्फेयर से ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी अपने आप को ब्रेक करने के लिए. सो फैटी एसिड का एक एग्जाम्पल लिया हुआ है ट्राइपाल्मेटिन. इफ यूज्ड एज अ सबस्ट्रेट, तो उसका पूरा इक्वेशन दिया है कि 2C51H98O6. आप देखो खाली 6 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है. अब इनको तोड़ने के लिए एटमॉस्फेयर से कितने ऑक्सीजन लेने हैं 145. अब खुद के पास ही कम थे इसलिए CO2 इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे. सो 102 CO2, 98 H2 एंड सम एनर्जी. सो RQ अगर आप काउंटिंग करो, सो 102 CO2 डिवाइडेड बाई 145 O2, तो ऑब्वियसली वैल्यू कैसी होगी, 1 से कम, लेस देन यूनिटी. सो फैट के लिए एग्जांपल्स है जर्मिनेटिंग कास्टर,
mustard, linseed and till seed. Okay, example number 3. So when protein are respiratory substrate, the ratio would be about 0.9. इसका मतलब क्या? तो कार्बोहाइड्रेट से ऑक्सीजन कम है, बट लिपिड के कंपैरिजन में ऑक्सीजन प्रोटीन के पास कैसा है? ज़्यादा. एग्जाम्पल्स जर्मिनेटिंग ग्राम, पी, बीन एंड मूंग. ओके, सम ऑर्गेनिक एसिड्स और उनके आरक्यू भी मैंने दिए हुए हैं, जैसे कि सक्सिनिक एसिड का है 1.14, टार्ट्रिक एसिड का 1.6, एसिटिक एसिड का आरक्यू है 1, मतलब यूनिटी. नाउ व्हेन देयर इज अ इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कंप्लीट के लिए तो आरक्यू मैंने 1 बोला, पर जब भी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा कार्बोहाइड्रेट का तो आरक्यू कैसा होगा? 0. क्यों 0? बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ CO2. अब CO2 जनरेट ही नहीं होगा तो आप ऊपर क्या रखोगे? तो 0 के नीचे कितने भी ऑक्सीजन रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन जब होगा कार्बोहाइड्रेट का तो आरक्यू आपको कंसिडर करना है कितना? 0. नेक्स्ट वन, रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब एनारोबिक रेस्पिरेशन के अंदर आरक्यू कितना होगा? सो वहां पे होता है आरक्यू इज इनफाइनाइट. तो इनफाइनाइट क्यों? क्योंकि बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. अब कितने भी कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हो, नीचे ऑक्सीजन होंगे ही नहीं, तो फिर उसका आरक्यू आपको कितना मिलेगा? इनफाइनाइट. सो आरक्यू इज डिटरमाइंड बाय वन रेस्पायरोमीटर जिसका नाम है गैनॉक्स रेस्पायरोमीटर. सो ये रेस्पायरोमीटर है क्या? सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, कि भाई रेट रेस्पिरेशन की मेजर करने के लिए एक डिवाइस यूज होता है जिसका नाम है रेस्पायरोमीटर. सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट आर ऑफन मोर देन 1. रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट एक से ज़्यादा हो सकते हैं. प्योर प्रोटीन है, फैट्स है, आर नेवर यूज्ड एज अ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट. तो मेजोरिटी केसेस के अंदर आपको रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कौन यूज करना है? कार्बोहाइड्रेट्स, या तो जिसका आरक्यू मेजोरिटी केसेस में 1 से ज़्यादा हो वो. सो दिस ऑल आर रिलेटेड विद द एम्फिबोलिक पाथवे एंड आरक्यू ऑफ डिफरेंट रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स. थैंक यू वेरी मच. जय हिंद.